तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद वील गेट बैक टू रेशियो प्रोपोर्शन। होपफुली इस सैटरडे की क्लास में नहीं लूँगी, मैं बहुत होप कर रही हूँ। ऐसा पिछले 2 बार से मैं बोल रही हूँ, बट एंड में सैटरडे को मैं ही आ जाती हूँ। बट देखते हैं क्या होगा इस वीक, क्योंकि लाइक अगर मैंने नहीं कंप्लीट किया तो जो नए आए हैं वो कंप्लीट कराएंगे रेशियो प्रोपोर्शन। परसेंटेजेस में प्रॉब्लम था आयुष, कोई बात नहीं, विल डिस्कस एवरीथिंग। सो आयुष, कौन कौन से क्वेश्चन से प्रॉब्लम था आप बता सकते हो, लाइक आइडिया होगा। तो बेसिकली ये तो फर्स्ट क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का है, टेबल दिया हुआ है इसमें। फिर सेकंड वाला भी डेटा इंटरप्रिटेशन का है, इसमें 2 टेबल्स थे, प्रॉब्ली टाइम लगा होगा। फिर ये कौन सा क्वेश्चन था, फिर 38 तक ये DI था, फिर उसके बाद सारे परसेंटेजेस के क्वेश्चंस थे। तो या अगर आप चाहो तो आप लोग क्लासरूम से जाके मॉक का क्वेश्चन पे, तो फिर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाऊंगी, या फिर मुझे क्वेश्चन एंड सोल्यूशन शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। सो लाइक टोटली योर चॉइस। तो या तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था, इन इंडिया देयर वर ओनली 3 बाइसाइकिल मेकिंग कंपनीज इन द गिवन पीरियड, फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स इन थाउजेंड्स। लाइक ये अपॉस्ट्रोफी के बाद जो 3 जीरो है ये बेसिकली थाउजेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसके आगे 3 जीरो लगा देना होता है। तो ईयर्स दिए हुए 1990 से 1995, हीरो, एटलस एंड एवन। तो ये बेसिकली प्रोडक्शन बता रहे हैं, लाइक ये होगा 3000 यूनिट्स, ये 2000, ये 2500, ये 3500, तो वैसे दिया हुआ है। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ हीरो साइकिल्स बिटवीन 1994 एंड 1995? तो ग्रोथ रेट मतलब कितना बढ़ा, लाइक प्रोडक्शन कितना बढ़ा। So 1994 में it was 6000 and 1995 में it was 8000। तो दिखाती हूँ सोल्यूशन। अभी बोल के क्या फायदा। ओ हाँ, आप लोग के लिए तो सोल्यूशंस अपलोड भी नहीं हुए ना अभी तक। हाँ, सो बेसिकली तो इंक्रीज वुड बी 8000 माइनस 6000, मैंने लाइक सब में जीरोज ऐड कर दिए थे। तो 2000 and percentage increase is always increase by पुराना वाला rate into 100. So it is 2000 by 6000 into 100, that is equal to 33.33%. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो इसमें एसेंशियली आपको तीनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही कौन सा वाला है, फिर उस हिसाब से सोल्यूशन चूज करना होगा। Increase in production of Atlas cycles is the highest compared to Hero and Avon between 1990 to 1995। तो बेसिकली इसमें देखना है कि लाइक प्रोडक्शन कितना बढ़ा, लाइक किसका सबसे ज़्यादा बढ़ा इस पीरियड में 1990 टू 1995 में। तो फर्स्ट वन, हाँ, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हीरो साइकिल्स फ्रॉम 1990 टू 1995 है। लास्ट ईयर का प्रोडक्शन माइनस फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, तो वो तीनों के केसेस में किया गया है। सो हीरो का इट वाज 5000, एटलस का 4000, एवन का 4000। तो इससे पता चल रहा है कि हीरो साइकिल हैज सीन द हाईएस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड नॉट एटलस, वेयरएज उन्होंने बोला था कि एटलस साइकिल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो या एटलस साइकिल्स का। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं बहुत स्क्रॉल करूंगी तो आपको समझने में मुश्किल होगी। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन देखने के लिए एसेंशियली लाइक ये देखा जाता है कि लास्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना था माइनस फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, तो वो तीनों के केस में किया एंड फिर देखा कि किसका सबसे ज़्यादा था। इन लोग बोल रहे हैं कि लाइक एटलस का सबसे ज़्यादा था, बट जब आप वेरीफाई करोगे तो देखोगे कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। Total bicycle production was highest in 1993.
तो total bicycle production would be like 1993 का bicycle production would be 5000 plus 4000 plus 5000, बेसिकली इस ईयर का प्रोडक्शन। तो वैसे ही आपको सारे ईयर्स का ऐड करना होगा एंड फिर पता चलेगा कि 1993 का हाईएस्ट था कि नहीं, जो कि प्रॉब्ली ये भी गलत ही दिया हुआ है। और फिर हीरो साइकिल्स अकाउंटेड फॉर 48% ऑफ टोटल बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1991। सो आपको सबसे पहले देखना होगा कि टोटल कितने बाइसाइकिल प्रोड्यूस हुए 1991 में। सो दैट इज 4500 प्लस 2500 प्लस 4000। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ हीरो साइकिल्स उसमें से निकालना होगा, तो दैट वुड बी। तो अगर वो 48% है देन मतलब देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर नहीं है तो इट्स रॉन्ग। आई एम गेसिंग कि इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। हाँ, तो इट्स नन ऑफ द अबव। लाइक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो। आई थिंक डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड भी किए जाएंगे। लाइक ये सारे क्वेश्चंस को लाइक मैंने ट्वीक करके इजी कर दिया था, लाइक ओरिजिनल क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो आई वाज होपिंग कि आप लोग दोगे तो इजी होगा, बट इट्स ओके। Atlas cycles account for what percentage of the total bicycle production for the year 1990? तो ये फिर से लाइक पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। 1990 का टोटल प्रोडक्शन देखना है आपको, फिर उसमें एटलस साइकिल्स कितना परसेंटेज कवर करता है वो देखना है। तो इट वुड बी 2000 बाई 8000 इंटू 100, तो वो जो भी परसेंटेज आएगा दैट वुड बी योर आंसर। ओके, सो ये बार ग्राफ और इसमें टेबल दिए हुए हैं। तो इसमें है टाइम टेकन इन आवर्स बाय 6 व्हीकल्स ऑन 2 डिफरेंट डेज। ओके, तो इसके पहले कोई मुझे बताएगा लाइक किलोमीटर पर आवर से स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि लाइक इंटू 5/18। किस वाले का? शायद पहले वाले का 5/18। ओके, सो अगर किलोमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं, नहीं जी, इंटू 1000 करते हैं इंटू। एंड या वही, तो 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो इंटू 5/18 ही होगा फर्स्ट वाला। तो प्रॉब्ली उसका क्वेश्चन था जो मैंने शायद चेंज किया, क्योंकि आई वाज नॉट वेरी श्योर कि सबको पता होगा कि नहीं। तो प्लीज लाइक किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड लाइक चेंज करना बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो आई गेस किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड इज 5/18। या तो आप लोग एक बार ये ग्राफ देखो। It's like first wala bar graph shows time taken in hours by 6 vehicles on 2 different days. So इसके लिए एक ढंग से देखना, the vehicles are like यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सिस को मार्क किया गया है, vehicles are A B C D and E F and the days are day 1 day 2। तो एक टाइम दिया हुआ है एंड इस वाले में डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ऑन ईच डे इन किलोमीटर्स। तो ये वो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस इंक्लूडिंग बोथ डेज। तो लाइक आपको एसेंशियली ऐड कर देना है कि ए का डिस्टेंस कवर्ड वुड बी डे 1 प्लस डे 2 वाला, बी सी डी ई एफ का भी है, बट ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली पहले ऑप्शंस देख लिया जाता है। तो ऑप्शंस में ए सी एफ एंड बी है, तो आप बस इन चारों का ऐड करिएगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा वही करेक्ट आंसर होगा। What was the difference between speed of vehicle A on day 1 and the speed of vehicle C on the same day, जो कि होगा day 1। तो आपको इसमें लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपको डिस्टेंस टेबल से लेना है एंड स्पीड उस ग्राफ से लेना है एंड स्पीड निकालना है एंड डिफरेंस ऑप्शन में देखना है। लाइक आप चाहते हो, लाइक आप लोग क्या चाहते हो कि मैं पूरा सोल्यूशन भी दिखाऊं, क्योंकि नीचे में है, क्योंकि लाइक इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। इफ यू वांट आई कैन शो दैट। ओके आयुष, आई एम होपिंग कि अपलोड हो जाएगा। अगर किसी और को चाहिए तो लाइक आप बोल सकते हो। ओके,
What was the sum of the speed of vehicle C on day 2 and speed of vehicle F on day 1 in kilometer per hour? Like, so speed of vehicle 2 on day 2 निकालना है, फिर इसका एक सेकंड। आयशा, आपको कुछ बोलना है? ओके, आपने हैंड रेज किया था ना नो आयशा? मैम, गलती से हो गया था मैम, गलती से हो गया था। हाँ, तो क्या आपको समझ में आ रहा है ना? लाइक अगर आपको नहीं आ रहा है तो बता सकते हो। नो मैम, आ रहा है समझ में। ओके, सम निकालना है दोनों के स्पीड्स का, तो व्हीकल सी का डे 2 का स्पीड निकालना है, व्हीकल एफ का डे 1 का स्पीड निकालना है, फिर दोनों का ऐड कर देना है इसमें। फिर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एफ on day 2 was approximately what percentage of the total distance traveled by it on day 1? तो इसमें लाइक उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन डे 2 बाय डिस्टेंस ऑन डे 1 करके 100 से करना है होपफुली। Some distance traveled by vehicle F on day 2 was what percent of the distance traveled by it on day 1? So 636 by 703 into 100 होगा probably. Okay. Yeah, that is 90% approx. Yes. यही थे DI के questions. What is the ratio of the speeds of vehicle D and vehicle E on day 2? तो दोनों के speeds निकालना है and फिर ratio निकालना है। Like DI में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस कभी नहीं आने वाले एंड प्रॉब्ली आगे वाले मॉक्स में भी नहीं आने वाले। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप अभी बता सकते हो। ओके, सो मैं समझ रही हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39 से 45 तक सारे परसेंटेजेस के क्वेश्चंस थे। तो लाइक यू गाइस कैन रीड दिस क्वेश्चन एंड अगर आप चाहो तो आप सॉल्व भी कर। क्या रिपीट करना है आयुष, एक बार आप बता दीजिए। एक आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं तो इट वुड बी बेटर। क्वेश्चन नंबर 38। ओके, so question number 38 में what is the ratio of the speeds of vehicle D and vehicle E on day 2? तो सबसे पहले vehicle D का स्पीड निकालना है। डे 2 में उसका क्या स्पीड था, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपको टेबल से मिलेगा, टाइम आपको ग्राफ से मिलेगा। डे 2 का निकालना है तो पहले vehicle D का स्पीड निकालिएगा एंड फिर vehicle E का स्पीड निकालिएगा एंड फिर दोनों का रेशियो लेना है। एक सेकंड में आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। हाँ, मैम कौन बोल रहा है? यस आयुष। मैम अगर ग्राफ में टाइम परसेंटेज में दिया होता तो मैम फिर कैसे करते? ग्राफ में टाइम परसेंटेज में दिया हुआ है। दिया होता तो परसेंटेज में दिया होता तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करते ना। लाइक एक दिन में 24 मैम घंटे होते हैं तो अगर 20% दिया हो परसेंट ऑफ 24। तो मतलब मतलब उन 24 लोग, बाई मतलब 20% ऑफ 24। हाँ बेसिकली वो सब क्वेश्चन में भी बता देता है उन लोग कि लाइक अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज ऑफ, जैसे कि मान लो बोल देगा कि परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम जितना भी उसने काम किया। तो सपोज मान लो कि वो दिन में 8 घंटे काम करता है एंड फिर वो लोग लिखा 20%, तो इसका मतलब होगा कि वो 20% ऑफ 8 होगा। बट फिर अगर मान लो कि उन लोग बोला कि लाइक पूरा दिन में से लाइक वो 30% ट्रैवल किया, 30% टाइम ट्रैवल किया, तो इट वुड बी 30% ऑफ 24। तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो लाइक उसके लिए कुछ अलग नहीं है, जैसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। ओके So 38 was speed of D on day 2, फिर speed of E on day 2, अब फिर required ratio D is to E, 51 is to 39, तो वही है।
अब परसेंटेजेस में, एक सेकेंड। हाँ हेलो, सो अब परसेंटेजेस वाले क्वेश्चन देखते हैं। So in my office there are 30% female employees and 30% of these earn greater than 8,000 per month. इसका मतलब है कि जितने फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनका 30% अर्न्स ग्रेटर देन 8,000 रुपीज एंड जो बाकी 70% फीमेल एम्प्लॉयज हैं they earn less than 8,000 rupees and 80% of male employees earn less than 8,000 rupees. So इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मान लो कि 100 100 है टोटल एम्प्लॉयज आपके, तो उसके 30% है फीमेल एम्प्लॉयज, तो मतलब 30 है फीमेल एम्प्लॉयज, तो जो बचे वो है मेल एम्प्लॉयज। तो 30 है फीमेल एम्प्लॉयज एंड 70 है मेल एम्प्लॉयज। अब उस 30 का 30% अर्न ग्रेटर देन 8,000 पर मंथ, तो it would again be 30 का 30%, that is 9 लोग earn greater than 8,000 rupees and 70 का 80% earn less than 8,000 rupees. So आप समझ रहे हो, लाइक क्वेश्चन को लाइक थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, लाइक समझना है कि किसका क्या परसेंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन 39 यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया। तो बेसिकली लेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी 1000, लेकिन मैंने कन्वीनियंस के लिए लिया। तो आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, बट यूजुअली सजेस्ट किया जाता है 100 या 1000 लेने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 30%। तो अगर 30% फीमेल एम्प्लॉयज है तो मेल एम्प्लॉयज होंगे 100 माइनस 30%, दैट इज 70%। ऑब्वियसली मतलब जितने फीमेल एम्प्लॉयज है जो बचे वो मेल होंगे। Therefore, number of female employees would be 30% of 1,000, 1,000 being the total number of employees. The number of male employees would be 70% of 1,000, that would be 700. The percentage of female employees earning greater than 8,000 is 30%. इसका मतलब है number of female employees earning greater than 8,000 is 30% of 300, that is 90. The percentage of मेल एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन 8,000, लाइक क्वेश्चन में दिया हुआ था लेस देन 8,000, वो है 80%। तो परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज अर्निंग ग्रेटर देन 8,000 would be 100 minus 80, that is equal to 20%। मतलब अगर 80% 8,000 के ऊपर कमा रहे हैं तो बाकी ऑब्वियसली उससे कम ही कमा रहे होंगे। बेसिकली मैंने उल्टा बोला अभी, बट होप यू गॉट द लॉजिक। The number of male employees earning more than 8,000 is 20% of 700, that is 140. So percentage of employees earning more than 8,000, percentage of employees मांगा है which includes male and female employees, तो वो होगा 90, ये वाला 90 plus 140 by 1,000, क्योंकि 1,000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, तो फिर वो होगा आपका 23%। किसको किसको नहीं समझ में आया? आयुष आपको समझ में आया? बाकी गौतम, मिलिंद, यस मैम। रजत, समझ आया? आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे रजत? मैंने अभी देखा आपने भी सॉल्व किया था, मतलब मॉक दिया था। यस गौरी, जस्ट मैम सॉल्व किए थे।
so हाँ yes and ओके एंड किसी मनीष ने सॉल्व किया था तो वो तो है नहीं इधर आई गेस सौरभ वो भी नहीं है Moving on. वैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया किसने है जो नालंदा अकेडमी वाला लाइक जिसका लिंक आया था सर मैं और मेरे सर तो मैम फिर से एक बार घर पर करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा गौतम ओ मॉक हाँ लाइक प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि लाइक ये बस बेसिक टाइप के हैं लाइक आपको बस क्वेश्चन समझना लाइक इससे सीखना है और कुछ नहीं ओके so question number 40 600 students took the test on physics and chemistry 35% students failed in physics and 45% students failed in chemistry and 40% of those who passed in chemistry also passed in physics and how many students passed in both okay ये वाला interesting है so total number of students is 600 तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन केमिस्ट्री है 45%। अगर 45% फेल हो गए केमिस्ट्री में तो इसका मतलब है कि कितने पास हुए हैं दैट वुड बी 55%। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन केमिस्ट्री इज 55/100 दैट इज 330 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ इज 40/100 ऑफ 330। ये क्या हो गया एयूबी का फॉर्म लगेगा क्या मैम वो भी लगा सकते हो आप लाइक टोटल डिपेंड्स बट वो क्वेश्चन लाइक वैसे टाइप का क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं है इट वाज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड तो उधर जरूर वो वाला फॉर्मूला लगता है यूज 40% of those who passed in chemistry also passed in physics so ये वाला कैच है इस पूरे क्वेश्चन का 40% of those who passed in chemistry also passed in physics इसका मतलब है कि लाइक आपको पहले ये देखना होगा कि केमिस्ट्री में कितने लोग पास हुए एंड फिर उसका 40% निकालना होगा तो उससे पता चलेगा कि ये जितने लोग हैं ये दोनों पास हुए तो वो लोग 40% ऑफ 330 निकालें तो वही आंसर है AUB का फॉर्मूला मतलब A यूनियन B का फॉर्मूला लगता है आयुष बट लाइक अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग होता मतलब इसमें अगर ये लास्ट वाला जो कैच फ्रेज मैंने लाइक इंक्लूड किया था वो नहीं होता तो डेफिनेटली वो A यूनियन B A इंटरसेक्शन B वही वाला फॉर्मूला लगता है Okay, so number of students who passed in both was 40% of the number of students who passed in chemistry, so 132. In an exam, 70% of the candidates passed in history, 50% in geography, and 20% failed in both the subjects. If 500 students passed in both the subjects, then how many students appeared for the exam? Interesting. The percentage of students who failed in history would be 100 minus 70 क्योंकि 70 दिया हुआ है कि पास किए थे 30%. Percentage of students who failed in geography would be 100 minus 50 that is 50%. Percentage of students who failed in both is equal to 20%. Percentage of students who failed in at least one subject would be who failed in history plus who failed in geography minus who failed in both. So that would be 60%. So percentage of students who passed in both would be 100 minus 60 that is equal to 40%. So 40% of the total number of students is 500. So total number of students would be 1250. तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा है कि लाइक अगर इतने एक सब्जेक्ट पे फेल हुए इतने दूसरे सब्जेक्ट पे फेल हुए इतने दोनों में फेल हुए तो एसेंशियली जितने लोग एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पे फेल हुए वुड बी मतलब जितने फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल हुए जितने दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए माइनस जितने दोनों में फेल हुए एक आप लोग को ये समझ में आया 41 हाँ
अगर नहीं आया तो आप बता सकते हो, otherwise we'll move to the next question. Okay, so आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो. So Lagan, so question number 42 is Lagan is levied on 60% of the cultivated land. The Revenue Department collected a total of 3,84,000 through Lagan from the village of Sultan. Okay. So 60% of the total cultivated land is 3,84,000. मतलब भाई Sultan, a very rich farmer, paid only 480 as Lagan. So the percentage of total land of Sultan over the total taxable land is total cultivable land अगर X है तो लगान is levied on 60%, तो 60% of X is 3,84,000, तो total cultivable land is 6,40,000. मतलब कोई यूनिट नहीं दिया हुआ तो आप एकड़ अज्यूम कर लो. तो सुल्तान पे 480 years लगान, तो मान लो उसका कल्टिवेबल लैंड है खाली उसका इज वाई, तो 60% ऑफ वाई इज 480, तो उसका लैंड इज टोटल में 80. और ये क्या होगा या तो फिर परसेंटेज ऑफ सुल्तान कल्टिवेबल लैंड ओवर टोटल कल्टिवेबल लैंड इज 80 by 6,40,000 into 100. तो 5, 1, 2, एक सेकेंड 60 by 100 would be 3 by 5. So 3 by 5 of y is 480. It should be 800. Yeah. Yes, यही होगा 800 होगा ये वाला. ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप में से किसी को लाइक ये नहीं लगा कि आंसर सारे गलत, मतलब ऑप्शन सारे गलत था. 0.125 होगा. लाइक जिसने भी लाइक मैथ्स का सॉल्व किया, आप में से किसी को नहीं लगा कि लाइक ऑप्शन शायद गलत है? मैम ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था तो पता नहीं. ओके. और बाकी ओके, कोई बात नहीं, किया था तो क्या ही कर सकते. क्या पूछ रहे हो मैम? आप जोन आउट कर गए क्या? नहीं मैम, यहाँ पे इंटरनेट जरा वीक है यहाँ इसलिए. पे लाइक सोल्यूशन ऑप्शन थोड़ा गलत था. ये 0.125 होगा ना 0.0125. तो वही मैंने पूछा कि आप लोग सॉल्व किए, किसी को पता नहीं चला कि हाँ ऑप्शन हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, समझा. हाँ वही मैंने भी सी किया था. के व्हाट. ओके, तो सी में ऑप्शन तो मैंने सही डाला है, सोल्यूशन गलत डाला है. इंटरेस्टिंग. ओके, तो क्वेश्चन तो गलत नहीं है एसेंशियली. तो आप में से कितनों को समझ में नहीं आया कि अभी हुआ क्या है यहाँ पे? आप लोग को ये वाला सोल्यूशन समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं.
Question number 43. Abhinav scores 80% in physics and 66% in chemistry, and the maximum marks of both the subjects was 100. Maximum marks was the full marks, 100 tha. What percentage does he score in maths, which is of 200 marks, if the percentage of total marks obtained by him in all three subjects over the full marks is 80%? का मतलब है फिजिक्स में उसको 80 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में 66 मार्क्स आए, तो उसको मैथ्स में कितना मार्क्स लाना है ताकि उसका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम बाय फुल मार्क्स इनटू 100 इज इक्वल टू 80. So question was this. So कितनों ने ये सॉल्व किया था? लाइक मुझे अभी भी डाउट हो रहा है आप में से कितनों ने मैथ्स का सेक्शन एक्चुअली में सॉल्व किया था, क्योंकि ये वाला सेक्शन सबसे इजी था मोस्ट प्रोबेबली. मैथ्स करते तो 15 मार्क्स गारंटीड मिल जाते. तो बेसिकली मार्क्स स्कोर्ड इन फिजिक्स 80, क्योंकि 80% ऑफ 100 इज 80. मार्क्स स्कोर्ड इन केमिस्ट्री 66, 66% ऑफ 100. तो लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स बी x. The total marks obtained in all the subjects should be 80 plus 66 plus x, that is 146 plus x. Full marks tha 100 plus 100 plus 200, that is 400. So required percentage. So basically है 146 plus x जो कि total marks by 400 into 100. So 146 plus x by 400 into 100 is equal to 80, क्योंकि वो बोला है कि like ये percentage will be 80. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि like x is equal to 320 minus 146, that is 174. So marks obtained in maths would be 174, and percentage of marks obtained in maths है 174 by 200 into 100, that is 87%. एक होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया. अगर नहीं आया तो प्लीज बता दो मुझे. किसने हैंड रेज किया था? लाइक बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो. हाँ गौतम, क्या प्रॉब्लम है? लाइक क्या समझ में नहीं आया? ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. Two candidates A and B contested an election. Out of the total votes on the voter list, 25% did not vote and 5% votes were invalid. B got 2,450 valid votes, which were 50% more than that of A. What is the total number of voters? So essentially, 100%, which would be the total number of like people जो vote करते हैं, उसमें से 25% ने वोट नहीं किया एंड 5% वर इनवैलिड, तो 30% ऐसे ही हट गए. तो जो 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स, मतलब 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज द नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स. एंड बी को मिले हैं 2450 वैलिड वोट्स विच इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए. चलिए देखते हैं इसका. देख, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही था. आप में से किसने सॉल्व किया था? तो लाइक परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स है 100 माइनस 25 प्लस 5. 25 जो इनवैलिड, 25 जिन्होंने वोट नहीं किया एंड 5 जो इनवैलिड थे, तो 70%. बी गॉट, ओह गॉड क्या बकवास है आप लोग ये सब. ओके, तो बेसिकली बी को जितने भी वैलिड वोट्स मिले दैट वाज 50% मोर देन ए के वैलिड वोट्स. तो ए को अगर मान लो एक्स वैलिड वोट्स मिले हैं तो बी को मिला है 50% ऑफ एक्स, उससे ज़्यादा.
So x plus 50% of x is 2100. Okay, like I think there is some discrepancy. I guess आप में से कितनों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? एक चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया है. कबीर, गौरी, रजत, आयुष, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? कि शायद किया था मतलब नहीं किया है. ओके. और बाकियों ने किया था? ओके, सो मे बी नो मैम. ओके, आई एम गेसिंग नो है. तो बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है ना, इसमें आपको पहले बोल दिया है कि कितने सारे वोट्स इनवैलिड थे, लाइक कंसिडर नहीं किए जाएंगे. सो इट वुड बी 30% को कंसिडर नहीं किया जाएगा. जैसे मान लो कि 100 अगर टोटल वोटर्स हैं तो उसमें से 25 ने तो वोट ही नहीं किया एंड उसमें से 5 के वोट्स इनवैलिड थे. तो इसका मतलब है 30% को हमने पहले ही आउट कर दिया, तो बचे 70% लोग. ठीक है. अब फिर ये 70% को पहले आप अलग कर लो. फिर बी को मिले हैं 2450 वैलिड वोट्स विच इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए. बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ए को मिले कितने वोट्स हैं. हम लोग मान के चलेंगे कि ए को एक्स वोट्स मिले हैं, तो ए के एक्स वोट्स प्लस 50%, क्योंकि बोला गया है कि बी को उससे 50% ज्यादा मिला है, तो ए के एक्स वोट्स प्लस 50% ज्यादा वुड बी बी को जितने वोट्स मिले हैं. ठीक है. तो ऐसे करके हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमें एक्स की वैल्यू वुड बी ए को कितने वोट्स मिले हैं एंड ए और बी के जो वोट्स को हम लोग जब ऐड कर देंगे वैलिड वोट्स, दैट वुड बी 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स. लाइक आप समझ रहे हो, दैट वुड बी 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, क्योंकि लाइक जितनों ने वोट किया उन्होंने सबने आइदर एक पार्टी को तो जरूरी किया होगा. लाइक आपको समझ में आ रहा है? ओह गॉड, क्या हो रहा है? इट्स लाइक, एक सेकेंड दिखाते हैं. तो मान लो कि एक बोला मैम. रजत है, गौतम. हाँ मैम. 100 माइनस 30 इक्वल टू 70% कैसे हुआ? मुझे आ नहीं है. बता रही हूँ, एक सेकेंड. 100 - 30 इसलिए क्या, देखो अब मान लो इनवैलिड वोट्स मतलब इट इंक्लूड्स कि जिन्होंने वोट नहीं किया एंड जिन्होंने वोट एंड जिनके वोट्स इनवैलिड है. वोट्स इनवैलिड का मतलब है जैसे मान लो कि जिसके वोट्स ठीक से कास्ट नहीं होते हैं ना, उन वोट्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता है, तो इसलिए उन्हें इनवैलिड बोला जाता है. तो इनवैलिड वोट्स वुड बी 25%. अगर लिख चाहो तो लिख लो 25% प्लस 5%, ये हुआ 30%. ठीक है. अगर 30% इनवैलिड हो गए, इसका मतलब वैलिड वोट्स जिनको एक्चुअली में कंसिडर किया गया, जिनके बेसिस पे पता चला कि बी को कितने वोट्स मिले, ए को कितने वोट्स मिले, इट वुड बी, टोटल इज हमेशा 100%. तो 100% माइनस 30%. आप समझ रहे हो गौतम? गौतम इस मैम. समझ में आया? तो वैसे तो लाइक ये 70%, लाइक टोटल वोटर्स मान लो कि एक्स हुए, तो टोटल वोटर्स के 30% के वोट तो कंसिडर ही नहीं हुए. तो जो बचे 70% है उनके वोट्स में उन्होंने या तो ए को वोट किया होगा या तो बी को वोट किया होगा. तो हमें वैसे करके लाइक देखना है. आपको लाइक पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी को भी लाइक ये वाला क्वेश्चन इज, तो अगर मेथड बोलना हो तो इट्स मोर लाइक ए के वोट्स जितने भी है, वोट्स रिसीव्ड बाय ए प्लस वोट्स रिसीव्ड बाय बी is equal to 70% of the total votes.
अब यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। एंड वोट्स, एंड बेसिकली if A gets X votes, B gets X plus 50% of X votes। ये इस लाइन तक तो चल रहा है, 50% more than that of A। तो अगर X plus 50% of X is equal to, तो आप इसमें से x की वैल्यू तो निकाल लोगे, फिर वोट्स रिसीव बाय ए मिल जाएगा, वोट्स रिसीव बाय बी मिल जाएगा, उसको ऐड करोगे एंड फिर वो होगा 70% ऑफ टोटल वोट्स। तो आपको टोटल वोट्स भी उधर मिल जाएंगे एंड आपको क्वेश्चन में वही निकालना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। लाइक समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लाइक कितने लोग वोट कर सकते हैं, इंक्लूड्स वो लोग जिन्होंने वोट नहीं किया है एंड इट आल्सो इंक्लूड्स वो लोग जिनके वोट ठीक से कास्ट नहीं हुए थे। Like hopefully you are getting it. गौतम आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए। तब तक last question was the monthly salary of Shahid is 10,000 rupees. The monthly salary of Shahid increases by 20%. ठीक है, तो शाहिद का चैप्टर यहाँ पे गया। Karina's new salary is 50% more than her old salary. Karina's new salary is also 30% less than Shahid's new salary. What was Karina's old salary? Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा धीरे पढ़ के लाइक नोट करना पड़ेगा कि लाइक क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आपने वैसे किया होगा देन समझ में आया होगा। लाइक मेथड यूजुअली वही होता है कि जब बहुत सारा चीज़ वो लोग दे देते हैं तो लाइक आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि शाहिद ओल्ड सैलरी इज 10,000। 10,000 दिया हुआ था। मंथली सैलरी ऑफ शाहिद इज 10,000, तो उसकी पुरानी सैलरी थी 10,000। फिर उसका न्यू सैलरी इज 20% मोर देन उसका पुराना सैलरी, विच वुड बी 10,000 प्लस 20% ऑफ 10,000, दैट इज 10,000 प्लस 2,000, दैट इज इक्वल टू 12,000। मान लो कि करीना का न्यू सैलरी इज एक्स, उसमें ये बोला है करीना का नया सैलरी इज 30% लेस देन शाहिद का न्यू सैलरी। तो करीना का न्यू सैलरी इज 12,000 माइनस 12,000 का 30%, दैट इज 12,000 माइनस 3,600। फिर लेट करीना's ओल्ड सैलरी बी वाई। तो उन्होंने ये भी बोला है कि करीना का न्यू सैलरी इज 50% मोर देन हर ओल्ड सैलरी। तो 8,400 इज इक्वल टू उसका ओल्ड सैलरी प्लस 50% ऑफ हर ओल्ड सैलरी। तो 8,400 इज इक्वल टू 3y बाई 2। तो y का वैल्यू निकलेगा 5,600। तो उसका पुराना सैलरी था 5,600। किसी को ये नहीं समझ में आया देन सबको समझ में आया ये? um, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. तो यही क्वेश्चन थे बस मॉक में। ओके तो लाइक आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करिएगा। अभी लाइक रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स। तो लाइक आपको बेसिक्स याद है कि लाइक एक बार रिवाइज करवाऊं?
तुम आए ही नहीं थे कभी, तो तुमको याद कहाँ से है? वो कौन से वाले क्लास की बात कर रहे सैटरडे। हैं? मैं ना देखता हूँ लेक्चर्स, तो पता नहीं मुझे। हाँ, रिकॉर्डिंग ना, ओके। हाँ हाँ, तो कौन सा कब होता है तो। ओके, ग्रेट। बाकी सबको याद है? कि एक बार दिखा दूं। क्या यस गौतम, लाइक यस इन द सेंस कि मैं बेसिक दिखाऊं, या यस इन द सेंस की याद है? गौतम, repeat basis. Okay, got it. So basically, ratio defines the relation between two quantities, and usually like A is to B के फॉर्म में दिया रहता है रेशियो, एंड लाइक आप उसको जैसे कि 4:5 इज a रेशियो, तो आप उसको 4/5 जैसे भी लिख सकते हो। एंड रेशियो में कभी भी कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है। रेशियो निकालने के लिए दोनों क्वांटिटी शुड बी द सेम, उनके टर्म्स भी सेम होने चाहिए, यूनिट सेम, बेसिकली टर्म सेम नहीं, यूनिट सेम होने चाहिए। तो ये था points to remember, where ratio should exist between the quantities of same kind, units should be similar, should be significant order of terms in the sense infinity and zero नहीं होने चाहिए कोई भी terms। Comparison of two ratios can be performed if ratios are equivalent like fractions। equivalent like fractions का मतलब अगर 4:5 दिया हुआ है तो आप उसको 4/5 जैसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में। प्रपोर्शन का मतलब है, देखो ये प्रपोर्शन का साइन है, प्रपोर्शन का मतलब है कि दो रेशियोज आर इक्वल और इक्विवेलेंट। जैसे कि अगर आपको बोला मैंने 4:5 इज प्रोपोर्शनल टू 20:25, इसका मतलब है 4:5 इज इक्वल टू 20:25। एंड फिर लाइक हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखा था, अगर दो रेशियोज है A:B एंड C:D, तो इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालने के लिए लाइक हमें बी एंड सी वाले टर्म्स को इक्वल करना होगा। तो बी एंड सी का एलसीएम लेंगे, तो बी एंड सी का एलसीएम वुड बी, बी में सी मल्टीप्लाई करना होगा, तो रेशियो है A:B का, तो खाली बी में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो ए में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इट वुड बी AC:BC, एंड सी सी के लिए द एलसीएम वुड बी बी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, so it would be BC:BD. So for the LCM of B and C will be BC. Multiplying the first ratio by C and second by B, we have CA:BC is, and second is BC:BD. The continued proportion would be CA:BC:BD, essentially. Yes. आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझ में आया, लाइक ये इम्पोर्टेंट है? गौतम, यस मैम। ओके। सी ए इज टू पी सी इज टू बी डी कैसे होगा, जरा हाँ, ये बताइए। हुआ एलसीएम निकाल के, ये दो टर्म्स का एलसीएम लिया गया, इस वाले का इस वाले का। तो उसका अगर मान लो कि ये एक बी एंड सी का एलसीएम वाज बी सी, तो बी में सी मल्टीप्लाई किया गया, एंड खाली क्योंकि ये रेशियो था तो खाली एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों में सेम चीज मल्टीप्लाई करना होगा to maintain the ratio।
लाइक यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। रेशियो 1 is 3:4, रेशियो 2 है 5:9, इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है। तो 3/4 एंड 5/9, तो 4 एंड 5 का रेशियो एलसीएम निकालना है। तो 4 एंड 5 का एलसीएम इज 20। तो 4 में 5 मल्टीप्लाई करना होगा, एंड खाली 4 में 5 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 में भी करना होगा टू मेंटेन दैट रेशियो। तो 3 into 5 by 4 into 5, दैट इज इक्वल टू 15/20। एंड रेशियो 2 में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड सिंस इट्स अ रेशियो तो उसके डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करना होगा। इट्स 5 into 4 by 9 into 4, दैट इज 20:36। तो एसेंशियली ये दो टर्म्स को इक्वल करना चाहा गया, ये वाला 3 में से 4 एंड 5, तो क्योंकि इक्वल हो गया तो 15:20:36 would be a continued proportion। समझ में आया गौतम? इसमें यस। Ratio का like first term is called antecedent, second is called consequent। ये प्लीज बस याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इन केस ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कभी भी ऐसा चीज दे दे तो याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स मतलब ये दो, एंड एक्सट्रीम्स मतलब दूर वाले दोनों। तो इसका मतलब है ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। जैसे कि फर्स्ट रेशियो इज 3:5 एंड द अदर इज 4:8, एंड मान लो ये बोला गया कि ये प्रोपोर्शनल है, तो 3:5 इज proportional to 4:8, तो वही देखा जाता है, बट दिस वन इज नॉट। तो बेसिकली आपको बोला जाएगा देखने के लिए कि लाइक आर दीज टू प्रोपोर्शनल। तो आप मान लो ऐसे करके लिखोगे 3:5 इज टू 4:8, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करके देखोगे, एंड जब देखोगे कि वो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है। बेसिकली ये दो चीज बस याद रखिएगा, दो चीज भी नहीं, ये हाईलाइटेड पार्ट याद रखिएगा। और ये प्रॉपर्टीज और प्रोपोर्शन थे जो यूजुअली यूज नहीं होते हैं, बट इसको बस लर्न कर लेने का, इसमें कुछ समझने का नहीं है वैसे। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए इट्स बेसिकली लाइक ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो डी होगा तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शनल, सी है थर्ड प्रोपोर्शनल, बी है सेकंड प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हमेशा रूट ओवर वाला पार्ट होता है, तो लाइक ए इज टू बी का मीन प्रोपोर्शनल होगा रूट ए इज टू बी, ए इंटू बी। बेसिकली ये सब लिखा हुआ है, एंड हमने ये लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। इसमें लाइक ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। कंपैरिजन ऑफ रेशियो में नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ रेशियो। बेसिकली ए इज टू बी अगर रेशियो है तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा, रूट ओवर ए इज टू रूट ओवर बी उसका सब डुप्लीकेट रेशियो, ए क्यूब इज टू बी क्यूब उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो। बेसिकली यही था। हम ये सैम्पल क्वेश्चंस बस स्टार्ट करने वाले थे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो लाइक आई गिव यू 2 मिनट्स, आप चैट बॉक्स में तब तक टाइप करो, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। ओके, so I'll try to get this uploaded। इसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, तो
आई एम अज्यूमिंग कि इवन इफ ऑल आर नॉट डिस्कस्ड टुडे, जो भी सैटरडे को क्लास लेगा, होपफुली नॉट मी, ओवरडोज हो गया मेरा, तो वो प्रॉब्ली एक्सप्लेन करेगा। तो अभी जितना मुझसे मतलब जितना टाइम परमिट करेगा हम लोग अभी उतना करते हैं, एंड बाकी का बाद में पता चलेगा कि जो भी क्लास ले। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन जो स्टार्ट किए थे। So between two stations, the first, second, and third class fares are in the ratio 9:7:2. First class का fare, second class का fare, and third class का fare is in the ratio 9:7:2 का मतलब है कि एक इंडिविजुअल टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास इज टू एक इंडिविजुअल टिकट का फेयर ऑफ सेकंड क्लास इज टू एक इंडिविजुअल टिकट का फेयर ऑफ थर्ड क्लास is 9:7:2. Passengers traveling in a day are in the ratio 5:3:2. So basically for the respectively for the above classes, मतलब 5 होगा तुम्हारे फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, मतलब रेशियो में 5 is first class passengers, 3 is second class, 2 is third class. If the sale of tickets generated revenue of rupees 98,000 that day, and if 200 passengers traveled by third class, what was the fare of the first class? So basically, sale of tickets generated 98,000 rupees that day का मतलब है, मतलब this includes all the three classes like first, second and third. तो उसमें जितना भी टिकट्स बेचा गया, जितने भी लोग इनटू पर टिकट फेयर, उसका रेशियो मतलब उसका रेशियो नहीं, उसका टोटल अमाउंट इज 98,000 रुपीज। एंड ये दिया हुआ है कि उस दिन 200 लोग थर्ड क्लास से ट्रैवल करे थे। तो लेट्स अज्यूम कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द फर्स्ट क्लास इज x. तो x is to 200 is equal to 5:2. लाइक हमने बेसिकली इस सेकंड क्लास वाला एस्पेक्ट को हटा दिया है क्योंकि हमें बस फर्स्ट इज टू थर्ड चाहिए था यहाँ पे। आपको लेके समझ में आ रहा है कि क्यों किया गया? क्योंकि हमें बस हमें थर्ड क्लास की इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑलरेडी। हम लोग बेमतलब का लॉन्ग मेथड में जाने का ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि हम लोग लंबा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि 2/10 ऑफ, मान लो कि हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज x, तो 2/10 ऑफ x वुड बी 200। बट हम लोग उतना इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, वी आर सिंपली टेकिंग द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्लास पैसेंजर्स, जो कि होगा 5:2। समझ रहे हो आप लोग? तो x is to 200 is equal to 5:2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप इट इन चैट बॉक्स। मैम फर्स्ट क्या गौतम? फर्स्ट तो क्या नहीं समझ में आया? मैं वो रिपीट करती हूँ। फर्स्ट अभी ये वाला पार्ट ना कि 5:2 क्यों हुआ? एक्स इज टू पहले मेरी बात सुनिए। 5:3:2 इज, मान लो कि फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड, ठीक है। 5:3:2 ये रेशियो है। हमें बस जानना है कि फर्स्ट क्लास का फेयर क्या था, ठीक है। तो हमें एसेंशियली हमें नहीं जानना कि टोटल लोग कितने गए थे, ठीक है। हमें बेमतलब का प्रोसेस लंबा नहीं करना है। हमें ये बता दिया उन्होंने कि थर्ड क्लास में 200 पैसेंजर्स ट्रैवल किए थे, ठीक है। 200 पैसेंजर्स ट्रैवल बाय थर्ड क्लास दैट डे।
तो हमने क्या किया कि अगर 5:3:2 1:2 का है, तो 1:3 का रेशियो क्या होगा? आप ही बताइए गौतम, क्या होगा? बस इस लाइन से, फर्स्ट का एक्स लग एक्स करना है। नहीं यहाँ नीचे देखना ही नहीं है, ये वाले से। अगर 5:3:2 इज फर्स्ट:2 तो फर्स्ट:3 क्या है? क्या होगा? 5:3 होगा ना। 5:2 मान लो कि लाइक अगर इलेबोरेट करना हो, तो आपको पता है ना कि रेशियो जब निकालते हैं तो हमेशा एक कॉमन फैक्टर होता है जो कैंसिल आउट हो चुका होता है। तो मान लो कि इन ये ओरिजिनल नंबर्स थे 5x:3x:2x, ठीक है। मान लो ये ओरिजिनल वैल्यूज थे, का मतलब है फर्स्ट क्लास के 5x लोग थे, सेकंड के 3x, थर्ड के 2x। तो फर्स्ट:3 का रेशियो होता 5x:2x, x x कॉमन जाता तो फिर वो 5:2 होता ना। समझ में आया? यस मैम। आया। गौतम, आपको क्या समझ में आया? लाइक आई डोंट थिंक आपको लाइक पॉइंट समझ में आया, तो आया मैम। मतलब आपको एग्जैक्टली कंफ्यूजन किस पॉइंट पे हो रही है? एग्जैक्टली एक्स फर्स्ट क्लासेस इक्वल टू थर्ड क्लासेस, वैसे एक्स। यहाँ नीचे नहीं देखना है, अभी यहाँ पे नहीं देखना है, अभी बस इतना देखना है। आपको ये समझ में आया 5:2 कैसे आया? 5:2 थर्ड क्लास इक्वल टू 2 सेकंड क्लास, नहीं फर्स्ट क्लास इक्वल टू सेकंड क्लास थर्ड क्लास। इक्वल टू नहीं, इज टू मतलब फर्स्ट इज टू, समझ रहे हो आप? लाइक फर्स्ट इज टू थर्ड। ओके, सो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। उन्होंने ये बोल दिया कि थर्ड क्लास में 200 लोग ट्रैवल किए, तो मान लो कि फर्स्ट क्लास में x लोग ट्रैवल किए, तो फर्स्ट:3 क्लास का रेशियो क्या होगा? x:200 होगा। बट ऊपर में इन्होंने पहले ही हमें पता चल गया है इनके क्वेश्चन से फर्स्ट:3 का रेशियो 5:2 है। तो x:200 फर्स्ट:3 का रेशियो है, इसका मतलब है कि x:200 इज इक्वल टू 5:2। आप समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ मैम। हम्म। अरे समझ गए। मतलब x को मान लिया कि हमने फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स हैं, और दोनों ने ऑलरेडी बता दिया है तो थर्ड क्लास पैसेंजर्स हैं, तो x:100 होगा फर्स्ट:3 एंड ऊपर में अभी लिखा है कि फर्स्ट:3 उनकी ये रेशियो 5:2 है। तो इसका मतलब है कि x:200 इक्वल 5:2। समझ रहे हो? यस मैम। तो फिर प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट लगाएंगे तो हम पता चलेगा 2x इज इक्वल टू 200 टू 5 दैट इज इक्वल टू 1000, मतलब x इज इक्वल टू 500, मतलब है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स थे 500। रेशियो ऑफ पैसेंजर्स दिया गया था 5:3। रेशियो ऑफ पेयर्स था 9:7:2। रेशियो ऑफ पेयर्स मतलब है कि एक सेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 2, एक सेट ऑफ द सेकंड is 2, the third class का रेशियो इज 9:7:2। तो टोटल फेयर कलेक्टेड इज, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि टोटल फेयर कलेक्टेड इज इक्वल टू जितने पैसेंजर्स थे इनटू पर टिकट का पैसा। मतलब ये समझ में आ रहा है आपको, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है?
ये समझ में आया आपको, ये क्यों लिखा हुआ है? ओके, सो आपको लाइक ये पॉइंट समझ में आ रहा है रजत? ये वाला क्यों लिखा हुआ है, आपको समझ में आया? मैम जो टोटल फेयर कलेक्शन है इज इक्वल टू पैसेंजर इन ऑल क्लास एंड टिकट फेयर हाँ रिक्वायर्ड। मैम जो टोटल ईच क्लास, तो वैसे ही बोल रहे तो टोटल फेयर होगा ये भी क्लास से ट्रैवल के इनटू पर क्लास के एक क्रेडिट। मैम आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा कट हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम मेरा नेटवर्क थोड़ा इश्यू कर रहा है। ये देख लो। यस मैम, अब आ रही है? यस मैम। ओके, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? जी मैम। ओके, बेसिकली देखो, अगर मान लो कि मानो कि रेलवेज में फर्स्ट क्लास टिकट, एक फर्स्ट क्लास टिकट का कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है? और मान लो कि फर्स्ट क्लास में 25 लोग ट्रैवल किए उस दिन, तो फर्स्ट क्लास में मैंने कितना, फर्स्ट क्लास के थ्रू मैंने कितने पैसे कलेक्ट किए होंगे अगर 25 लोग ट्रैवल किए एंड 100 रुपया पर टिकट का कॉस्ट था? बताओ। ये बात आप बता ही सकते हो। 2500 रुपये। हाँ, तो 25 रुपये तो ये बात आपने, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। रेशियो ऑफ टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम ईच क्लास, यानी कि फर्स्ट से कितना पैसा कलेक्ट किया, सेकंड से कितना किया, थर्ड से कितना किया, वुड बी फर्स्ट क्लास में कितने लोग ट्रेवल किए इनटू फर्स्ट क्लास के टिकट का पैसा इज टू थर्ड सेकंड क्लास के में कितने लोग ट्रेवल किए इनटू सेकंड क्लास के टिकट का पैसा इज टू थर्ड क्लास में कितने लोग ट्रेवल किए इनटू थर्ड क्लास के टिकट का पैसा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स इनटू उनके फेयर मल्टीप्लाई किया, सिस्टम आया। तो इसका लॉजिक मैं बताती हूँ पहले। अगर इसको देखा जाए तो 5:3:2 है आपका लाइक कॉमन फैक्टर था चुके हैं, तो ओरिजिनल नंबर वुड बी सपोज 5 5a is to 3a is to मान लीजिए, और ओरिजिनल फेयर्स वुड बी 9b। मैं मान रही हूँ कि a एंड b कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि हमने पहले कर लिया है, ठीक है? तो मनी collected from दिख रही है मेरी स्क्रीन? लाइक यहाँ पे तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है। यस मैम, विजिबल स्क्रीन। ओके, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू कितने पैसेंजर्स ट्रेवल किए इनटू एक टिकट का पैसा कितना था, दैट वुड बी 45 AB। सेम मनी कलेक्टेड फ्रॉम class is equal to 3a into 7b, that is 21 AB
or money collected from a class is equal to maybe. So ratio of money collected from each class is equal to 45 AB तो आप बताइए इसका फाइनल रेशियो क्या होगा खत्म Yes, ma'am. इसका फाइनल रेशियो क्या होगा कॉमन फैक्टर्स हटाने के बाद इसलिए कॉमन क्या है हर टर्म में AB. तो ए बी कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो एंड में बचेगा क्या आपका 45:21:4 आप समझ रहे हो कैसे आया गौतम समझ रजत समझ में आ गया ओके समझ आया ना Yes, ma'am. तो अब ओके the amount collected from first class passengers would be 45 by 70 70 कहाँ से आया हमने ऐड किया रेशियो को मतलब रेशियो यूज करना होपफुली आपको ये वाला पार्ट पता है ऐड करते हैं तो 45 बाई टोटल इनटू 98,000 क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था उन्होंने कि 98,000 वाज द टोटल फेयर कलेक्टेड तो 45 by 70 into 98,000 that is equal to 63,000 63,000 was the amount collected from the first class passengers ये वाला पॉइंट किसको नहीं समझ में आया जल्दी जल्दी किसको नहीं समझ में आया समझा ओके समझ गए सब like amount collected from first class passengers is 45 by 17 to 98,000 that is 63,000 तो रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टिकट या पर टिकट का जितनी कॉस्ट है वो होगा टोटल हमने कितने पैसे कलेक्ट किए डिवाइडेड बाय कितने लोग गए तो हमने ऊपर से पहले निकाल लिया कि 500 लोग फर्स्ट क्लास से ट्रैवल किए और अब हमें ये पता चल गया है कि 63,000 रुपीज कलेक्ट किया है हमने तो इसका मतलब है कि एक टिकट का पैसा था फर्स्ट क्लास वाले का 63,000 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज इक्वल टू 126 समझ रहे हो गौरी आपको समझ में आ रहा है गौरी ओके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं कि लाइक आपको यही वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा है किसी को चाहिए कि मैं वो फर्स्ट वाला रिपीट करूं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके मैम समझ आ गया Okay. The next question is a number is divided into three parts in the ratio 4 is to 6 is to 12. If the second part is 48, find the first and the third parts. Also find the number. मान लो कि वो नंबर है x. उन्होंने बता दिया कि उसका सेकंड पार्ट इज 48. क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 4:6:12 इसका मतलब है 6/22 इंटू एक्स 22 आया आपका 4 + 6 + 12 करके तो सेकेंड पार्ट वुड बी 6/22 इंटू एक्स तो 6/22 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48 क्वेश्चन के हिसाब से क्या नो संजना
अंजना, नो क्या आपको लाइक चाहिए कि पिछला वाला रिपीट करूं? अंजना, लेट और टाइप ओके तब तक। तो बेसिकली 6/22 ऑफ x जो हमने अज्यूम किया कि जो नंबर है इज इक्वल टू 48। तो इसका मतलब है कि लाइक सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x/11 इज इक्वल टू 48। इसका मतलब है द नंबर इज लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे द नंबर इज 176। और यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. मैम वो सेकंड पार्ट कैसे ये किया वो क्या सेकंड पार्ट कैसे लिखा वो 6/22? ये रेशियो जो था वो ऐसे देखो लाइक एक सेकंड बता रही हूँ। Both तीन रेशियो की एडिशन किए हुए आपको 12 + 6 + First 12। part is to second part. Well, second part होगा आपका 6 divided by 4 plus 6 plus 12 into the number। समझ में आया? अब मिलिंद आपको ये समझ में आया? हाँ मतलब एवरेज ही हो गया ना मैम वो। एवरेज नहीं है ये लाइक रेशियो लाइक देखो नहीं रेशियो वो जो ब्रैकेट में लिखा है 4 + 6 + 12 डिवाइड बाय नहीं 6। नहीं 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 वो एवरेज नहीं है, वो एवरेज नहीं है। बेसिकली टोटल निकाला हमने लाइक इट्स लाइक सिक्स पार्ट्स of 22 is the second part. So it's like 6/22 into the number would actually be what is the second part. Like हम बेसिकली रेशियो का ये फॉर्मूला होता है कि जब आपको पता करना है कि एग्जैक्टली लाइक रेशियो में हमेशा कॉमन फैक्टर्स वगैरह सब हटा दिए जाते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि वो एग्जैक्टली क्या नंबर था जिसका रेशियो निकाला गया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जिस भी पार्ट का रेशियो निकालना है वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेशियोज, मतलब इसका सम इनटू जिस भी नंबर का जो भी पार्ट का रेशियो निकालना है। समझ रहे हो मिलिंद? यस मैम। हाँ रजत आपने सही लिखा है। तो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सेकेंड पार्ट इज 48 तो इसका मतलब है 6/22 इंटू एक्स, क्योंकि हमने मान के रखा है कि नंबर एक्स है। 6/22 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो वो होगा 3/11 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48। तो इसका मतलब है 3x/11 इज इक्वल टू 48। इसका मतलब है एक्स है 176 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमें नंबर पता चल गया कि 176 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा 4/22 इंटू 176। रेशियो देखिएगा फर्स्ट पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग 4 है। तो 4/22 ऑफ 176 इज 32। तो फर्स्ट पार्ट इज 32 एंड थर्ड पार्ट इज 12/22 इंटू 176 दैट इज इक्वल टू 96। एक सब रेशियो से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। लाइक 4 था फर्स्ट नंबर फर्स्ट पार्ट का, 6 था सेकंड का, 3 था मतलब 12 था थर्ड वाले का। समझ में आ रहा है? यस मैम। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लाइक आप बता सकते हो। ये वाला मैं आज अपलोड भी कर दूंगी तो आप खुद से थोड़ा टाइम देके देख सकते हो। एंड लाइक नेक्स्ट क्लास में भी और डिटेल में डिस्कस होगा। किसको किसको नहीं समझ में आया? किसको किसको समझा। नहीं समझ में आया? ओके
बाकी किसको किसको नहीं समझ में आया? गौतम, आपको समझ में आया? यस मैम, समझ आ गई। गौरी, आपको आया? आपने तो लिखा था। मिलिंद, संजना। यस मैम, समझ आया। Yes, yes, ma'am. ओके, संजना। ओके, ओके, थैंक यू। तो आई गेस अभी के लिए इतना बहुत है, ओवरडोज हो जाएगा। 2 मॉक भी पहले डिस्कस करा एंड फिर अभी ये करा, तो प्रॉब्लली समझने में अगर मुश्किल हुई होगी किसी को तो लाइक मैं अपलोड करवा दूंगी। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम देना एंड खुद से थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करना। ओके, ट्राई करना खुद से देखने के। एंड फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सैटरडे को जो भी क्लास लेगा उसको बोल दूंगी कि एक बार थोड़ा इसको डिस्कस करते। ओके, ओके, थैंक Yes, यू। ma'am.